हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री की इंट्रोडक्शन, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और वो सारी वीडियोस आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी। चैनल पर अभी तक आपको क्लास 10 मैथ्स के टोटल 10 चैप्टर्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, पीवाईक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फॉर्मूलाज, जितने भी आपके कंप्लीट मैथ्स के फॉर्मूलाज उनके पीडीएफ प्लस उनकी वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगी। सो बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पर, वहां से जाकर के आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी के लिए बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे चैप्टर की इंट्रोडक्शन, देन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स, देन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 पर। राइट, सो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम की। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। मीन्स अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 8 पिछली वीडियोस में, उसकी हम क्या पढ़ेंगे अब, एप्लीकेशन। आप लोगों के माइंड में हर बार ये क्वेश्चन आता है ना कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें ये सब कुछ क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाई गई हमें ट्रिगोनोमेट्री। तो वो आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि आपको उसकी एप्लीकेशन सीखनी है कि जो ट्रिगोनोमेट्री आपने अभी तक पढ़ी उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर उसका यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आप सभी वैष्णो देवी तो घूमने गए होंगे, तो सब के सब एक चीज़ बताइए मुझे कि जो उसकी हाइट है, मंदिर की जो हाइट है, वो हाइट कैसे मेज़र कर गई, किसने बताई वो हाइट, जो हाइट है। या किसी भी बिल्डिंग को अगर हम देखते हैं तो उसकी हाइट हम कैसे पता लगा सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपने मेज़र नहीं करनी, ठीक है, बिना मेज़र किए आपने उसकी हाइट बतानी, तो वो सारे काम हमारे किसकी हेल्प से होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है। राइट, वैसे तो अभी इसके ट्रिगोनोमेट्री की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बट अभी जो हमने सीखनी है वो हमारी क्या है, सिर्फ हाइट मेजर करने की। ठीक है, सो एक पर्सन है यहाँ पर, वो एक बिल्डिंग को देख रहा है, यहाँ से इस तरह से बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखेगा, अगर हम नीचे खड़े हैं ऊपर की तरफ देखना तो ऐसे ऊपर की तरफ करके देखेंगे। तो जो ये वाली हमारी लाइन है ना, ये हमारी लाइन क्या कहलाती है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। मतलब साइट मतलब देखना, समवट रिलेटेड टू देखना, कि किस लाइन से हम उधर की तरफ, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जो ये एंगल बन रहा है हमारा अर्थ के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और, अगर मान लीजिए पर्सन जो है वो नीचे खड़ा होने की बजाय ऊपर खड़ा हो, ठीक है, ऊपर से अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है, तो हमारे पास जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन तो तब भी क्या रहेगी, लाइन ऑफ साइट ही रहेगी, बिकॉज पर्सन ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, अब जो हमारा एंगल है ना, वो एंगल हमारा बदल जाएगा। अब हमारा एंगल ये वाला बनेगा, और इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। अब बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे निकालें। ठीक है, अब एक चीज़ सुनिए लास्ट, कि हमने क्या पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, हमें ये वाला एंगल दिया होता था, तब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अब हमें ये वाला एंगल दिया, ट्राइंगल का तो एंगल कोई दिया ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे अपनी, देखो ये वाली और ये वाली दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बीच में हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स जो एंगल यहाँ बनेगा वही सेम एंगल हमारा यहाँ पर बनेगा। सपोज यहाँ पर मेरा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा मेरा, 30 डिग्री का। ठीक है जी, आई बात समझ में। राइट, अब स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि एलिवेशन और डिप्रेशन, ये दोनों एंगल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, कौन सा ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। ठीक है, तो देखो नाम से याद रखो, एलिवेशन, एलिवेटर, एलिवेशन किससे मिलकर कैसे बन रहा है, एलिवेट करना किसी भी चीज़ को। मतलब अगर इसका थोड़ा सा हिंट निकाले नाम का, तो ये क्या है, एलिवेट करना। एलिवेट करने का मतलब क्या होता है, ऊपर उठाना चीज़ों को। तो मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा एंगल बनता है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन।
देन डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन जब हम बोलते हैं ना कि हमें बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो दैट मीन्स हम क्या हो रहे हैं, हम बहुत डाउन फील करते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास हिंट है, एक ट्रिक है इसको याद रखने की कि डाउन फील करना मतलब जब हम डाउन की तरफ देखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, तो कौन सा एंगल बनेगा? हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी, बात समझ में आई? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और आपका चैप्टर बाकी पूरा ट्रिगोनोमेट्री पर चलने वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। सो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल पे उन्होंने हमसे क्या बोला है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है विच इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक वर्टिकली टावर है यहाँ पर ग्राउंड पर इस तरह से, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक पॉइंट है कहीं पर, एक पॉइंट है फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे, 15 मीटर अवे है, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें कितना दिया है? 15 मीटर। कहाँ से 15 मीटर अवे है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, मतलब यहाँ से। ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर, ये चीज़ बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टावर के कहाँ पर है, टॉप पर है या मिड पर है, क्योंकि यहाँ हो या यहाँ हो, देख तो हम ऊपर की तरफ ही रहे हैं ना, तो उन्होंने क्या बोला है? टॉप पर है। इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, जो ये एंगल है ये हमारा 60 डिग्री है। हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले तो आप एग्जाम में क्या करेंगे? इस ट्राइंगल की नेमिंग करेंगे, ए बी एंड सी। ठीक है। सो अब आपको पता है, अब यहाँ पर अगर हम अपना सॉल्यूशन नंबर स्टार्ट करें लिखना, सॉल्यूशन नंबर 1, तो सॉल्यूशन नंबर 1 में हमारे पास क्या है? यहाँ पर देखो, अगर आप देखो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स ये वाली साइड मेरी क्या है? बेस है, ये वाली साइड मेरी क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये वाली साइड मेरी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। अब आपने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हुई हैं, साइन कॉस टेन, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, साइन कॉस टेन, कॉसिक सीकेंड एंड कॉट। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आपके पास क्या था? यहाँ पर फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी। इसको याद करने की अलग अलग ट्रिक्स हैं, आप किसी भी ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, इसका सीक्वेंस। ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वरना इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आपको जो ट्रिक अच्छी लगती है आप उससे इसको याद कर सकते हैं। राइट। अब देखो ध्यान से, अब आपके पास क्या है? आपको बेस गिवन है और आपने क्या फाइंड आउट करना है? इसका परपेंडिकुलर। तो देखो ऐसी कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो आपको इन दोनों में रिलेशन बता रही है, परपेंडिकुलर और बेस में? तो ढूंढो कौन सी है। साइन तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस क्या होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज, बट जो टैन होता है दैट इज माय परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टैन थीटा, थीटा कितना है हमारा? 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। राइट। देन टैन की जो टेबल है, आपको पिछली वीडियोस में सिखाई ट्रिगोनोमेट्रिक की टेबल जो है, टैन 60 डिग्री कितना होता है हमारा? टैन 60 होता है हमारा √3, दिस इज इक्वल टू का साइन लगाया। देन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड आउट करना है डिवाइड, बेस कितना है मेरा? 15। सो इसको और इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में जाकर के ये टर्म हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और आंसर किस में आने वाला है हमारा? मीटर्स में, बिकॉज हमको जो ये वाली वैल्यू गिवन है ये किस में दी हुई है? मीटर्स में दी हुई है। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15√3 मीटर। देन गलती मत करना, अगर एग्जाम में आप चाहते हो कि आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े चेकर पर, तो आपको अपना आंसर ये नहीं छोड़ना है। आंसर इज इक्वल टू, बच्चे क्या करते हैं? आंसर इज इक्वल टू 15√3 मीटर लिख कर आ जाते हैं। डन, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको अपना आंसर क्या लिखना है? दैट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 15√3 मीटर विद यूनिट्स और विद द कंप्लीट सेंटेंस। जो उन्होंने आपसे पूछा है वो चीज़ आपको अपने आंसर में लिखनी है। ठीक है, तब आपका पेपर का इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर 2 में उन्होंने हमें क्या बोला है? एन इलेक्ट्रीशियन
हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। अब देखो इसका लाइव एग्जांपल देखो, आपने वैसे भी अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिशियंस को देखा है, जब वो कोई भी पोल आपका ख़राब हो जाता है तो उस पर लेडर पर चढ़ करके आपका पोल को ठीक करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही आपका ये एक एग्जाम्पल है, वो एडजस्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा लेडर को कि किस तरह से लगाएं कि वो पूरा ऊपर तक पहुँच सके। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है कि लेडर की हाइट कितनी होनी चाहिए टॉप तक पहुँचने के लिए जहाँ उनको रिपेयर करना है, प्लस लेडर को किस तरह से उन्हें अरेंज करना है, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि वो लेडर को आगे पीछे करते रहते हैं कि लेडर पूरी ऊपर तक आपकी पहुंच जाए, ठीक है जी। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक हमारे पास पोल है, राइट, अब ग्राउंड से इसकी हाइट है 5 मीटर ऊपर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। देखो उन्होंने क्या कहा है कि उसको कहाँ तक पहुँचना है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। मतलब कि उसको कहाँ तक पहुँचना है, पोल से 1.3 मीटर नीचे तक पहुँचना है, ठीक है, जहाँ पर उसने रिपेयर करना है। 5 मीटर हमारी किसकी हाइट है टोटल, पोल की, और 1.3 मीटर उसको नीचे आना है, यानी कि दैट मीन्स उसे यहाँ तक आना है, ठीक है जी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये पॉइंट हमारा बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि हमें वर्टिकल लेंथ चाहिए, हमें अपना परपेंडिकुलर चाहिए, तभी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में उसने स्पेशली टॉप तक मेंशन किया था तो हमने पूरे को परपेंडिकुलर लिया था, लेकिन अब उसने इस पॉइंट को मेंशन किया है तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आपको डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि ये पूरी हाइट 5 है और ये 1.3 है, तो 5 में से इसको अगर हम माइनस कर देंगे 1.3 को, दैट मीन्स 3.7 मीटर, ठीक है जी। सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। अब लेडर की बात आ गई, जो लेडर पर चढ़कर उन्होंने रिपेयर करना है। शी शुड टेक व्हेन इंक्लाइन टू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो, आपको कुछ समझ में आएगा, और कुछ इसको कोरिलेट करो जो आपने डेली लाइफ में देखा है। जब डेली लाइफ में वो लेडर अरेंज करते हैं तो लेडर कैसे लगाते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी करके लगाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी लेडर तो नहीं लगाते, थोड़ी सी टेढ़ी करके लेडर लगती है। तो जो ये है ये उन्होंने टेढ़ी करके लगाई है, और टेढ़ी जो बनाई है वो कितने एंगल पर रखी है, उन्होंने बोला है एंगल बोला है उन्होंने हमारा 60 डिग्री, ठीक है जी। नाउ पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर की लेंथ, लेडर टेढ़ी करके क्या चीज़ लगी है, लेडर लगी है, तो दैट मीन्स हमें किसकी लेंथ बतानी है, हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। एंड ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, फुट ऑफ द पोल, ये पोल का फुट है, ये टॉप है, फुट ऑफ द टॉप से कितनी दूरी पर शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, लेडर का फुट रखे। मीन्स लेडर का फुट कौन सा है, ये लेडर का फुट है और ये हमारा टावर का फुट है, ठीक है। आसान है डायग्राम बनाना, राइट। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। इसको नाम दे दीजिए ABCD, कुछ भी अपनी मर्जी से आप नाम दे सकते हैं, राइट। सो अब आप इसका जब सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम में, प्लस ये ध्यान रखना कि आपको √3 की वैल्यू कितनी दी है, 1.73 दी है, ठीक है जी, ओके। फिर से वही चीज़ है, आपको इसके अंदर ये वाली कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होना चाहिए, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। साइन कॉस, टैन, कॉसेक, सीकेंड एंड कॉट, एक आपको ट्रिगोनोमेट्रिक की टेबल और प्लस ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके आपको कौन सी साइड्स मिलती हैं, ठीक है जी। जैसे अब सपोज कीजिए, अब आपको क्या दिया होगा, आपको पता है ये वाला एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये वाली साइड हमारी क्या होगी, बेस होगी, ठीक है, और ये वाली साइड क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है जी। अब आपको एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का पता है, और आपको क्या फाइंड करना है, उसकी हाइपोटेन्यूज। दोनों ही चीज़ें निकालनी है, हाइपोटेन्यूज और बेस भी, एक बारी में एक निकालेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताता है, साइन बताता है। सो दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर आपका थीटा कितना है, थीटा है आपका साइन 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ध्यान रखना, परपेंडिकुलर आपका कितना निकला है 3.7 डिवाइड बाय
हाइपोटेन्यूज, राइट। अब साइन 60 कितना होता है सबको पता है आप लोगों को, साइन 60 हमारा होता है √3/2, दिस इज इक्वल टू h। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम, इसको सिंप्लीफाई करना है h को, तो ये h हमारा इधर इसके साथ बन जाएगा √3h मल्टीप्लाई और 2 × 3.7, ठीक है। सो नाउ हमारे पास h किसके इक्वल आ जाएगा, जो क्यों ये √3 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर में जाकर के ये √3 इसके साथ क्या होने वाला है, हमारा डिवाइड होने वाला है। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। देखो √3 था ना, √3 की जगह पे हमारे पास उन्होंने हमें क्या वैल्यू दी है 1.73, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1.73 पुट कर दिया। बस अब इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है लास्ट में आपने आंसर में क्या लिखना है, मीटर्स लिखना है। अगर मीटर्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। लास्ट में फाइनल आंसर में आप अपना क्या लिखने वाले हैं, दैट द लेंथ ऑफ द लेडर इज इक्वल टू, जो भी आपका ये सॉल्व करके आएगा इतने मीटर्स, ओके राइट। इसके सेकेंड पार्ट पर बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है, या फिर अब आप हाइपोटेन्यूज को यूज करके भी निकाल सकते हो, मतलब हाइपोटेन्यूज और बेस को यूज कर लो। हाइपोटेन्यूज और बेस कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताता है आपको, सेकेंड थीटा। आंसर दोनों से सेम आने वाला है। या फिर आप परपेंडिकुलर और बेस को यूज कर लो। परपेंडिकुलर और बेस को यूज करोगे तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगाओगे, टैन थीटा। सो दैट मीन्स अगर सपोज कीजिए मैं टैन थीटा का यूज कर रही हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, टैन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3.7। आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि ये परपेंडिकुलर है हमारा। नाउ टैन 60 कितना होता है, टैन 60 इज माई √3। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये यूज किया, ठीक है जी। सो अब बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और जो ये √3 है ये √3 हमारा नीचे जा कर के डिवाइड हो जाएगा, और √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, सिंपल, ठीक है जी। सो नाउ अब लास्ट पार्ट में अपना आंसर क्या लिखोगे, 2 आंसर्स पूछे हैं उन्होंने, ध्यान रखना वरना स्टूडेंट्स एक ही आंसर निकाल के क्वेश्चन खत्म कर देते हैं। हमें से उन्होंने 2 चीज़ें पूछी हैं तो हमने आंसर भी 2 ही पॉइंट्स के लिखने हैं, ठीक है। नाउ सो आप क्या लिखोगे, दैट का आंसर थोड़ा सा खुद से बनाओगे। शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लेडर एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज करोगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो भी आपका ये आंसर आएगा। देन इसके बाद आगे क्या लिखोगे, यहाँ से फ्रॉम द फुट ऑफ द, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा क्योंकि जब इंग्लिश का रूल है ना, जब क्वेश्चन पूछते हैं और जब आंसर लिखते हैं तो आंसर मतलब हम पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी चलेगा। अगर ऐसे आंसर्स लिखोगे तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट हमारा थर्ड एग्जाम्पल में उन्होंने हमसे क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अब ध्यान रखना है कि जो ऑब्जर्वर है मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ पर्सन देख रहा है, हमें उसकी भी हाइट दी। सो ग्राउंड से हमें उसकी हाइट कितनी दी है 1.5 मीटर। देखो ऑब्जर्वर भी ग्राउंड पर होगा और जिस चीज़ को वो देख रहा है वो चीज़ भी हमारी ग्राउंड पर होगी, यानी कि दोनों का जो बेस होगा वो तो हमारा सेम होगा, ठीक है जी। An observer 1.5 मीटर tall is 28.5 मीटर away from a chimney। सेंटेंस को पढ़ो, ग्रामेटिकल मीनिंग समझो इसका। उन्होंने बोला है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी से अब दूरी दी है, जिस चिमनी को वो देख रहा है उस चिमनी की उन्होंने हमें दूरी दी है, उस चिमनी का डिस्टेंस दिया है, ठीक है। अभी तक वो हमेशा हमें हाइट दे रहा था, बट अब सेंटेंस में क्या लिखा है, अवे फ्रॉम अ चिमनी, मीन्स ये डिस्टेंस दिया है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज। अब ध्यान से देखो, 2 चीज़ें बोली उसने, टॉप ऑफ द चिमनी मतलब यहाँ तक मुझे लाइन बनानी है, और कहाँ से बनानी है, उसकी आइज से। अब सोच के देखो आइज कहाँ होंगी उसकी,
यहाँ होंगी या यहाँ होंगी? जब हम खड़े हैं तो आइज कहाँ होती हैं हमारी? टॉप पर होती हैं। तो दैट मीन्स टॉप से लेकर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसके साथ बनता है? हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना रही। वरना यहाँ पर आप एंगल कैसे बनाओगे? जब आप यहाँ एंगल बनाते हो तो भी तो यहाँ पर आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना नीचे, ठीक है जी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एंगल बना दिया। सॉरी 45 डिग्री हमें एंगल दिया है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? अब हमें चिमनी की हाइट बतानी है। ये पूरी हाइट हमने निकालनी है, ठीक है, A B C D और E, ठीक है जी। नाउ अब देखो ये चीज़ 28.5 है तो ये भी सेम 28.5 ही होगी, ठीक है। हाइट ऑफ चिमनी निकाले, मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? AC फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर से वही चीज़ कि कौन सी ऐसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, अगर मैं आपको एक बार फिर से लिख करके दिखाऊं कि कौन सी ऐसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो आपकी नीड को फुलफिल कर सकती है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको क्या फाइंड आउट करना है? आप खुद से एक बार सोच करके देखो कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। आपको पता है ये वाला एंगल है, सो दैट मीन्स ये आपका बेस है, ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर है, ये छोटे वाली मीन्स AB। इस ट्राइंगल को हम यूज़ करेंगे और हम कौन सी फाइंड आउट कर सकते हैं? सिर्फ यहाँ से AB, क्योंकि एंगल हमें ये दिया है। तो ट्राइंगल जो बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा, ठीक है, गलती नहीं करनी, पूरा नहीं बन रहा हमारा, ये छोटे वाला बन रहा है, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर और बेस में हमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन बताती है? tan बताती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कौन सा यूज़ किया? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है हमारे पास? 1। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है हमारे पास? 28.5। द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इधर जाकर के 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5 मीटर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो जितना बेस था उतना ही हमारा परपेंडिकुलर आ गया। बट जो ये परपेंडिकुलर आया है ये हमारा क्या आया है? AB। हमें बतानी है हाइट ऑफ चिमनी। चिमनी की हमने हाइट बतानी है कितनी होगी, और चिमनी की जो हाइट है वो हमारी क्या है? आपको पता चल रहा है डायग्राम से, दैट इज चिमनी, पूरी चिमनी। दिस इज AB प्लस BC। अब BC कितना है आप सोचोगे? BC वही जैसे हमने ये निकाला, जैसे ये है ED है उतना ही हमारा BC है, डायग्राम से ही पता चल रहा है। सो दैट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1.5 मीटर। AB निकली है हमारी 28.5, इसमें हम प्लस कर देंगे 1.5। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 मीटर, ठीक है। फाइनल आंसर, इसी को आप अपना फाइनल आंसर लिखोगे। यही स्टेप्स अगर लिखोगे ना आप एग्जाम में, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर इतने ही स्टेप्स भी आप लिखोगे तो आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना आपका कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ का मार्क्स वो एग्जामिनर डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। सो नाउ हमारे 4th क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड पर हमारे पास एक क्या है? पॉइंट P है, ठीक है। ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर एक पॉइंट P है, और फ्रॉम अ पॉइंट मतलब इस पॉइंट से कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 10 मीटर टॉल हमारी बिल्डिंग है, इसके टॉप पर, ठीक है, बोला उन्होंने 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग है और इसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है P पॉइंट से वो हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है? इज 30 डिग्री। स्टेटमेंट समझ में आई? क्या बोला है उन्होंने कि फ्रॉम अ पॉइंट P on the top of a 10 meter tall building angle of elevation is 30 degree. Then a flag is hoisted at the top of the building. अब जो हमने क्या किया है कि एक इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग लगाया है, ठीक है, इस तरह से। Then and the angle of elevation of the top of a flag stuff. अब इसके फ्लैग स्टफ के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P।
P पॉइंट से ही फ्लैगस्टफ के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा 45 डिग्री। सो दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैगस्टफ। फ्लैगस्टफ कितना है, ये हमारा फ्लैगस्टफ है ना, फ्लैग लगाया हमने। एक तो हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है इतने पोर्शन की, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, और P पॉइंट से हमने बिल्डिंग का क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका नेम दे देते हैं A, B और C। फिर से वही चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको कौन सी वैल्यू दे रही है, फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप, आपको इस ट्राइंगल में पता होना चाहिए कि कौन सा आपका परपेंडिकुलर है, कौन सा आपका बेस है। ठीक है जी। तो अब देखो, अब इसके अंदर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो यानी कि हम दो बार अपना वैल्यू लगाएंगे। एक ये छोटे वाला APB जिसके अंदर एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री, एक ये बड़े वाला AP और C। ठीक है, तो दो बार लगाएंगे। तो देखो, जब एंगल हमारा ये है, सो दैट मीन्स हमारा बेस क्या होगा, ये हमारा बेस होगा, और जो ये हमारी 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल के अंदर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए ना। परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ, बेस आपने फाइंड आउट करना है। तो कौन सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज की है। ये किसकी है, परपेंडिकुलर और बेस की। तो टैन और कॉट दोनों ही आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताते हैं, तो आप कोई भी यूज करके आंसर निकाल सकते हो। सपोज मैं यूज कर रही हूँ टैन, सो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, tan 30 कितना होता है हमारे पास, tan 30 होता है हमारे पास बाय √3। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 10 है, डिवाइड बाय बेस B। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चंस में कि जब भी आपके पास दो रेशियोज होती हैं, बीच में किसका साइन होता है, इक्वल का, तो वो कैसे सॉल्व होती हैं, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो B को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे B आएगा, देन 10 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 10√3। देन 10 √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1.73। नाउ क्योंकि आपके पास ये 10 है, एक 0 है, तो डेसिमल भी आपका एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या बन जाएगा 17.3 मीटर। तो ये क्या आया है, आपका बेस आया है। ठीक है, क्या एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि आप बेस फाइंड आउट करो, नहीं ना। एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है, दैट द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ये फाइंड करने के लिए बोला है आपको। तो यही चीज हमारी बेस है, तो आंसर भी आप वही लिखोगे, दैट द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P इज इक्वल टू, कितना आया आपके पास 17.3 मीटर। डन, बात समझ में आई। एक पार्ट सोल्व हो गया, सेकेंड पार्ट निकालते हैं। अब हमें निकालनी है इस फ्लैग स्टफ की हाइट। फ्लैग स्टफ की हाइट निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, AP और C। दैट मीन्स ट्राइंगल का नाम क्या होगा हमारा AP एंड C। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास क्या है कि आपके पास ये बेस आ चुका है, बेस कितना आ चुका है 17.3 मीटर। अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अब नहीं दिया हुआ हमको, ये पूरी लेंथ परपेंडिकुलर बनेगी, क्योंकि अब मैं ये बड़े वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूँ, तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ये बड़ी वाली मेरी परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ बट बेस दिया हुआ है, तो फिर से वही दो चीज़ें हैं, एक गिवन है, एक हमें फाइंड आउट करना है। तो टैन लगाओ या कोट लगाओ, डजंट मैटर, आपका आंसर सेम आएगा। सो टैन, अब एंगल कितना है ध्यान से देखो, अब एंगल 30 नहीं लेना, एंगल कितना लेना है अब 45 डिग्री। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है हमारे पास, बेस आया है 17.3 मीटर। नाउ हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो रेशियोज हैं और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसके अलावा इनको सॉल्व करने का कोई और तरीका है ही नहीं, आपको इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। सो नाउ 17.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो सेम नंबर आता है, देन P को 1 से करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा हमारे पास, P ही आएगा। बट इसका हमने करना क्या है, इसका तो हमने कुछ भी नहीं करना, ये तो हमारे पास पूरा निकला है।
हमें तो ये छोटे वाला फाइंड आउट करना है, ये छोटे वाला पार्ट, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ। तो इस पूरे में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूं इस पूरे बड़े में से, मतलब AP में से, AC में से अगर मैं AB को माइनस कर दूं तो मेरे पास BC बच जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से हम यहाँ से निकाल सकते हैं दैट BC इज इक्वल टू AC माइनस A। ठीक है, AC कितना है, AC है हमारे पास ये पूरा कितना निकला है हमारा 17.3 मीटर माइनस AB मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है हमें 10, तो 17.3 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 7.3। अगर माइनस नहीं आती है डेसिमल्स की तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, 17.3 में से जब हमने 10 को माइनस करना है ना तो इस तरह से माइनस करना है, मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है और जहाँ डिजिट नहीं है, मतलब 3 के साथ यहाँ पर नहीं है डिजिट यहाँ पर, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, एक्स्ट्रा 0 ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 7 माइनस 0 7 और 1 में से 1 माइनस किया तो 0। मतलब इसीलिए मैंने आपको बताया बिकॉज मैंने जनरली स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग ऐसे माइनस करते हैं 10 को, 3 7 माइनस 1 6 16.3 करते हैं। ठीक है, तो जिसको नहीं आता मैंने उनके लिए ये हिंट बताया है कि ये आपके पास आंसर कितना आने वाला है 7.3 मीटर। अगेन वही चीज़, क्या उन्होंने आपसे BC पूछी है, नहीं पूछी, उन्होंने आपसे स्टेटमेंट में क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ, तो आप भी यही लिखोगे द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ इज इक्वल टू 7.3 मीटर। डन, आई बात समझ में? ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपने रिमेनिंग के एग्जाम्पल्स प्लस स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1। सो इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ you are new to the channel. Thank you.